जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दुनिया में जब भी ह्यूमन बिहेवियर की बात होती है तो एक बात बहुत एविडेंटली निकल कर आती है कि आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर लें, जब तक आपको उस चीज को लेकर कोई खुशी व्यक्त नहीं करेगा, बधाई नहीं देगा, तो उस चीज की खुशी आधी ही रह जाती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब फाइनली चुनाव जीत लिया है, सरकार बनाने का दावा भी उन्होंने ठोक दिया है एनडीए अलायंस के साथ में, तो दुनिया भर से बधाइयां आनी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इस बीच में कई सारी ऐसे देश भी हैं जो कि बधाई तो दूर बल्कि उल्टी बातें करना शुरू कर चुके हैं। कई देश ऐसे भी हैं जो कि इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये एक सिचुएशन भविष्य को लेकर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही देशों के बारे में जो कि बधाई भी दे रहे हैं, वहीं कुछ देश ऐसे हैं जो सीधे तौर पर वार्निंग भी दे रहे हैं। लेकिन उसके पहले एक जरा मूड समझने के लिए कुछ एक आर्टिकल्स हैं, जैसे कि बिजनेस इंसाइडर के ऊपर एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है जिसमें कहा गया है कि इंडिया जो है नया चाइना बनना चाहता है, लेकिन मोदी को लेकर जो शॉकिंग इलेक्शन के रिजल्ट निकलकर सामने आए हैं वो उसको वैसा करने नहीं देंगे। मतलब कि मोदी के लीडरशिप के अंदर इंडिया जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा था वैसा नहीं कर पाएगा। मेरा कहना तो बस ये है कि इन्हें जो लिखा सो लिखा, पर कम से कम इन्होंने इतना तो माना कि पिछले 2 टर्म्स में मोदी के अंडर में भारत की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही थी। ये अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। वहीं पर सीएनएन जैसे जो न्यूज एजेंसीज हैं, उन्होंने लिखा कि इंडिया इज स्टिल अ स्ट्रॉन्ग स्टोरी, इंडियन इलेक्शन शॉक इंडिया के इकोनॉमिक बूम को डिरेल नहीं करेगा। इनका यह कहना है कि इंडिया मोदी की लीडरशिप में जिस तरीके से आगे बढ़ रही थी वो अभी भी वैसे ही बढ़ेगी और इससे कोई बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हालांकि इन सब चीजों के बीच में भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान जैसा देश भी है जहां से कि भारत को लेकर अभी तक कोई बधाई नहीं आई है। हालांकि शहबाज शरीफ के बारे में बताया जाता है कि वो भी चाइना के दौरे पर गए हुए हैं। हो सकता है वहां से आने के बाद वहां से कोई ट्वीट या कोई बधाई निकलकर सामने आ जाए, लेकिन स्टेट की तरफ से या फिर वहां के हेड ऑफ स्टेट की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का कोई बधाई संदेश निकलकर नहीं आया है। ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। लेकिन इन सबके बीच में पाकिस्तान के उच्चायुक्त भारत में रह चुके अब्दुल बासित ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि सांप्रदायिक कट्टरता और भाजपा के हिंदू राष्ट्र को खारिज करने के लिए भारत के लोग सराहना के पात्र हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वहां के लोग बोल नहीं रहे हैं तो उनकी नजर नहीं है। भारत के इलेक्शन के ऊपर इन लोगों की पूरी पैनी नजर बनी हुई थी और इन लोगों ने पूरे बाकायदा तरीके से इसको फॉलो भी किया है। अब्दुल बसीत इस पूरे मौके पर कश्मीर का राग अलापने से भी पीछे नहीं हटा। उसने लिखा कि श्रीनगर से लेकर कारगिल तक जम्मू कश्मीर में भाजपा के उम्मीदवारों की चुनावी हार ने बिना किसी शंका के बता दिया है कि कश्मीर आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए संघर्ष जारी रखे हुए उनको सलाम। अब्दुल बासित जी यहां पर कश्मीर में हुए चुनाव को लेकर बात कर रहे थे कि इन्होंने भाजपा को नकार दिया, तो मैं बासित जी को बस यही कहूंगा कि कम से कम भारत में इतनी कुब्बत है कि वो कश्मीर में इलेक्शन करवा पा रही है फेयर। क्या आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिसको कि आप आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां पे आप हिम्मत कर सकते हैं चुनाव कराने की फेयर? शायद आप इसका जवाब भी नहीं दे पाएंगे। वहीं पाकिस्तान की इमरान खान की सरकार में मंत्री रह चुके फवाद चौधरी, जो कि पूरे इलेक्शन में काफी ज्यादा एक्टिव थे इंडिया की तरफ से बोलने के लिए पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मैं दावा करता हूं कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उनकी सरकार के अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने की तनिक भी संभावना नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन अपने पत्ते सही से खेलता है तो भारत में बीच में ही चुनाव कराने पड़ सकते हैं। भैया देखिए क्या है ना, ये फवाद टाइप के लोगों को पाकिस्तान की आदत है। पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वहां पर आज तक किसी भी सरकार ने 5 साल का टर्म पूरा नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है, जो चीज देखते हुए इंसान बड़ा हुआ है, ये दूसरे देश के बारे में भी वही चीज सोचेगा। वहीं पाकिस्तान के एक और वरिष्ठ पत्रकार साबिर शाकिर ने एक न्यूज़पेपर डॉन जो है वहां का, उसके पहले पन्ने की तस्वीर शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि संविधान और लोकतंत्र की सर्वोच्चता ने ताकत और नफरत को हराया, सबक लेना चाहिए। बिल्कुल, जिस सबक लेने की बात कर रहे हैं वो शायद खुद पाकिस्तान को लेनी चाहिए कि इमरान खान वहां पर चुनाव ही नहीं लड़ पाए, वो किस तरीके से आर्मी और मौजूदा टेम्परेरी सरकार ने मिलकर तय किया था। मतलब खुद का देश इनसे संभाला नहीं जा रहा है, पर भारत पर टिप्पणी करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान का जो प्रमुख अखबार द डॉन है, उसने लिखा इंडिया डिफीट हेट, मोदी लेफ्ट एट मर्सी ऑफ मुस्लिम फ्रेंडली अलायंस। मतलब कि इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने नफरत को हरा दिया है और जब मुस्लिम फ्रेंडली जितने भी अलाइज है उनके ऊपर बीजेपी डिपेंड करेगी कि वो आगे काम कैसे करती है। ऐसे ट्रिब्यून ने भी लिखा है, ये भी पाकिस्तान का एक प्रमुख न्यूज़पेपर है, कि पाकिस्तान किसी प्रकार का कोई बदलाव एक्सपेक्ट नहीं करता है इस नई मोदी गवर्नमेंट से भी। इसके अलावा कनाडा की तरफ से बहुत बड़ी बात निकलकर सामने, दरअसल कनाडा की तरफ से किसी प्रकार की बधाई निकलकर सामने नहीं आई थी। 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट निकलकर सामने आ चुके थे, 5 जून निकल गया था, कोई बधाई नहीं आई थी। हालांकि 6 जून को फिर उसके बाद अर्ली मॉर्निंग इंडिया के समय के हिसाब से उनकी तरफ से बधाई संदेश निकल कर आया, लेकिन वो बहुत नपा तोला सा था। इसमें कैनेडियन पीएम ट्रूडो की तरफ से कहा गया कि कांग्रेचुलेशंस टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन हिज इलेक्टोरल विक्ट्री।
मतलब बधाई तो दी, लेकिन इन्होंने बधाई के साथ साथ कुछ चीजों को और जोड़ दिया, जैसे कि जो कनाडा और भारत की जो आगे बढ़ने वाली जो रिलेशन रहेगी वो ह्यूमन राइट्स, डाइवर्सिटी एंड रूल ऑफ लॉ के ऊपर डिपेंड करेगी। कहीं ना कहीं ये निज्जर वाली बात को अभी तक भूले नहीं है, और देखिए एक देश के तौर पर उनको भूलना चाहिए भी नहीं, बट बात यह है ना कि वो ढंग से प्रूव भी नहीं कर पा रहे हैं। इन सब के बीच में कनाडा की तरफ से एक बात और कही गई, और ये बहुत बड़ा क्लेम था। यहां पर कनाडा की तरफ से जो मीडिया है उनके कहा गया कि इंडिया जो है वो सेकंड बिगेस्ट थ्रेट है कैनेडियन डेमोक्रेसी के लिए चाइना के बाद में। मतलब इन्होंने रशिया के भी पहले भारत को रखा है। ये लोग इतना ज्यादा इस समय घबराए हुए हैं भारत से। मैं कनाडा की बात कर रहा हूं। इसके अलावा इमैनुअल मैक्रो जो कि फ्रांस से आते हैं, उन्होंने भारत को लेकर बधाई संदेश दिया। और देखिए फ्रांस का तो खुश होना बनता है भारत के इस चुनावी जीत को लेकर, क्योंकि इमैनुअल मैक्रो का जो एक डायलॉग है वो ऑलरेडी इंडिया के कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ में, इमैनुअल मैक्रो की जो ट्यूनिंग है मोदी के साथ में वो बहुत जबरदस्त मानी जाती है। हमने वहां से रफाल खरीदा है, प्लस कई सारी सबमरीन्स हैं जिसको लेकर डील हुई है। तो इंडिया फ्रांस के बीच में बिजनेस को लेकर भी काफी बड़ा लेवल एक अचीव किया जा चुका है। वहीं अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो उनकी तरफ से भी उर्सुला वॉन डेर लेयन की तरफ से एक बधाई संदेश आया जिसमें कि उन्होंने बधाई दी है। और यूरोपियन यूनियन को भी आने वाले दिनों में वहां पर भी चुनाव होने, तो उसके बाद में और चीजें क्लियर होंगी कि इंडिया का यूरोपियन यूनियन के साथ में रिलेशन किस तरीके से आगे बढ़ता है। इसके बाद जॉर्जिया मेलोनी का तो बधाई संदेश आना ही था। मीम से अलग हटके अगर हम बात करें तो जॉर्जिया मेलोनी का जो देश है इटली, वो अगले साल G7 समिट का, मतलब इसी साल G7 समिट का हिस्सा बनने वाला है। और माना जा रहा है कि चुनाव के ठीक बाद में प्रधानमंत्री मोदी जो है, मतलब शपथ ग्रहण के ठीक बाद में प्रधानमंत्री मोदी G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए निकल जाएंगे इटली। अब कई सारे आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि भारत तो G7 का हिस्सा है भी नहीं, लेकिन देखिए यही भारत की बढ़ती हुई ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण है कि पिछले 5 से 6 साल में जब भी G7 हुई है उसमें भारत को एज अ गेस्ट हमेशा बुलाया गया है, और ये भारत की वैश्विक पटल के ऊपर बढ़ती हुई ताकत को भी दिखाता है। इन सबके अलावा अमेरिका से भी बधाई संदेश निकल कर आया, और अमेरिका के बधाई संदेश में किसी प्रकार का कोई एजेंडा नहीं था। जो बाइडेन की तरफ से जो बधाई संदेश आया उसमें खुलकर तारीफ करी गई। द फ्रेंडशिप बिटवीन आवर नेशंस इज ओनली ग्रोइंग एज वी अनलॉक अ शेयर्ड फ्यूचर ऑफ अनलिमिटेड पोटेंशियल। मतलब तरीके से यहां पर लिखा गया, दिल खोल कर लिखा गया। एंड जाहिर सी बात है इंडिया अमेरिका के जिस तरह के भी रिलेशन है वो ऐसे ही हैं। अभी सिक्योरिटी एडवाइजर जो है यूएस का जेक सुविलियन, वो भी मोदी गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने के लिए भी भारत आने वाले हैं। तो इससे भारत और अमेरिका के बीच के जो टाइज हैं वो और भी ज्यादा से ज्यादा मजबूत ही होंगे। वहीं व्लादिमीर पुतिन जो कि दुनिया का पटल में एक बहुत ही स्ट्रांग लीडर माने जाते हैं, उन्होंने तो डायरेक्ट फोन कॉल करके मोदी जी को बधाई दी है, बातचीत करी है। और इसको लेकर जो रशिया का गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी ऑफिशियल नोट जारी किया गया है कि पुतिन ने मोदी को कॉल करके बधाई दी और दोनों देश किस तरीके से आगे बढ़ सकते इस बारे में बातचीत करी। देखिए रशिया के साथ में आज की तारीख में भारत के रिलेशंस वैसे भी काफी अच्छे हो चुके हैं। नेचुरल गैस को लेकर हो, एनर्जी को लेकर हो, काफी मुद्दों पर भारत ने रशिया का पूरा सपोर्ट किया है। यूक्रेन की पूरी सिचुएशन के बीच में तो टाइज काफी ज्यादा मजबूत हैं। लेकिन इन सबके बीच में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठा है चाइना के ऊपर। देखिए साउथ एशिया की अगर हम बात करें, सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करें, तो चाइना और इंडिया दो बहुत बड़े सुपर पावर के तौर पर उभरे हैं। तो ऐसे में चाइना भारत को अपना सीरियस कंपटीटर मानता है। ऐसे में चाइना के अगर हम फॉरेन मिनिस्टर की बात करें, हम शी जिनपिंग की बात करें, उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल बात नहीं आई है सामने। स्पोक्स पर्सन की तरफ से जरूर एक ठंडा सा रिस्पॉन्स निकलकर सामने आया कि स्टेबल रिलेशनशिप रहेगी इंडिया के साथ में, हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। बस इस तरह की बातें हुई, कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो निकलकर चाइना की तरफ से निकलकर सामने नहीं आया। हालांकि इंडिया ने इस बात को लेकर मेक श्योर किया है कि चाइना के अलावा जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे आप नेपाल की बात कर लें, भूटान की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें, मॉरिशस की बात कर लें, मालदीव की बात कर लें, इन सबके राष्ट्र प्रमुखों को, बांग्लादेश की बात कर लें, इन सबको भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता भेजा जा चुका है। शेख हसीना तो इसको एक्सेप्ट भी कर चुकी हैं। तो ये भारत की अपने अंदर एक बढ़ती हुई ताकत को भी दर्शाएगा। 2014 का मुझे टर्म याद है नरेंद्र मोदी जी का, जब सभी सार्क देशों को इनवाइट किया गया था, नवाज शरीफ भी उसमें इनवाइटेड थे, वो भी भारत आए थे। अब देखते हैं इस बार के कार्यकाल के बाद में भारत की सरकार किस तरीके से आगे बढ़ती है। सभी यार दोस्त जो हैं देश, वो भारत के साथ है, और जो खिलाफ है वो खिलाफ ही। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।